इस फ्रेश बैच के अंदर स्टार्ट करते हैं। पहले अभी हमने अपने इस क्लास में बिजनेस इकोनॉमिक्स के कंटेंट में आपके चारों सब्जेक्ट में से दो सब्जेक्ट चालू हुए हैं आपके। तो फर्स्ट वन इज बिजनेस लॉ, सेकंड इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, रिमेंबर? ओके। तो मुद्दा ये आता है सर हमारे पास में कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या चालू कर चुके हैं। अभी हमने सिर्फ बेसिक पार्ट चालू किया है जिसमें हमने डिस्कशन किया था बी इकोनॉमिक्स होती क्या है और कैसे ये डिफरेंट है आपकी जनरल इकोनॉमिक्स से। दूसरी बात, हमने एक स्टोरी कंटेंट पढ़ा था सर हमारे पास में, ताकि जिससे हमें क्लैरिटी मिले कि डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी दी है और क्यों ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कंटेंट अलग है आपकी 11th 12th वाली इकोनॉमिक्स से। दूसरी बात करते हैं, हमने स्टार्ट किया आपका फर्स्ट चैप्टर। द फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये बात तो आई थिंक आपको आइडिया मिल ही चुका होगा सर कि जो इकोनॉमिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। इसमें इकोनॉमिक्स की थ्योरी के साथ साथ आप पढ़ रहे हैं कौन सा पार्ट, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग। और प्रैक्टिकली ये बात हमने की थी उस क्लास में भी कि सर यहाँ जो हम पढ़ने को हमें मिल रहा है ये वाला इकोनॉमिक्स का वैरायटी, ये वाला इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच है ये मास्टर्स में पढ़ने को मिलती है। और सिंपल सी बात, इसी को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब इसी कंटेंट को आज वाली क्लास में हम नेचर हम कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। दैट मींस एक पार्ट हमने किया डिस्कशन, क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए थे इसके ऊपर। तो आज स्टार्ट करते हैं। बेटा लिखो, हेडिंग बनाओ स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हेडिंग बनाइए स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और साथ ही साथ हम पढ़ते रहेंगे अपना कौन सा सर, अपना बुक वाला कंटेंट भी, आईसीआई मॉड्यूल भी कवर करते रहेंगे। साथ साथ में हम आईसीआई मॉड्यूल भी कवर करते रहेंगे। तो मुद्दा ये आया, पहला वर्ड समझते हैं ध्यान से, लिसन टू मी। जब मैं कहता हूं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जनरली आप लोगों ने जब स्कोप की बात की थी, आप लोगों ने जब स्कोप की बात की थी, आप लोगों ने जब नेचर की बात की थी, ओनली ऑफ इकोनॉमिक्स, हम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। जब आप सिर्फ इकोनॉमिक्स वर्ड यूज करते हो, जब आप कहते हो ना सर इकोनॉमिक्स, तो बेटे इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ जनरल इकोनॉमिक्स, सिर्फ और सिर्फ जनरल इकोनॉमिक्स। जनरल इकोनॉमिक्स को ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को। तो जब ये बोलते हो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वर्ड हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ भी आया है, इसलिए याद रखना एक छोटी सी बात कि सर यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो जो आपके पास पहले आ चुकी हैं, लेकिन वो यहाँ पर सेम नहीं चलती हैं। एग्जाम्पल के मैंने बताया था, तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, चाहे वो डिमांड हो, सप्लाई हो, टीईएस का कंटेंट हो, या फिर हो वो कॉस्ट, या फिर हो प्रोडक्शन, और या फिर हो मार्केट स्ट्रक्चर। ये जो कंटेंट आप लोगों ने पहले सीखा है, लाइक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वो थ्योरीज बेटा हुआ करती थी किसका पार्ट, जनरल इकोनॉमिक्स का पार्ट हुआ करती थी। अब मुद्दा ये है कि जब हम उसके नेचर स्कोप की बात करते थे तो इकोनॉमिक्स के नेचर में दो पार्ट पढ़ के आए हो सिर्फ आज तक आप लोग, दो पार्ट पढ़े, और यहाँ पर आपने काफी सारे पढ़े हैं। दो पार्ट वहां क्या पढ़े हैं, वहां आपने सिर्फ सीखा है कि इकोनॉमिक्स इज ए आर्ट और साइंस, दैट्स इट। ये आपका कंटेंट था ओनली अप टू 11th and 12th। रिमेंबर, कहाँ सिर्फ पढ़ते रहे आर्ट है या साइंस है, साइंस कौन सी थी, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव। बट यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कंटेंट और सीखा है नेचर में, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के अंदर होता है, प्रैग्मेटिक अप्रोच वाले पार्ट होता है, ये प्रैक्टिकली हम पढ़ चुके हैं इस बारे को। तो आज जो भी है विक्रम आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा बेटा, नेक्स्ट पार्ट से ही। हेडिंग बना लो स्कोप ऑफ बिजनेस। जनरली हमने बात लास्ट क्लास में, कैन यू प्लीज टेल मी, जब ये कहा जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप, तो स्कोप का मीनिंग क्या होता है? जनरली कोई तुम्हें बोले भैया स्कोप, तेरा स्कोप क्या, तेरे पास स्कोप क्या है? स्कोप सिंपली मीन्स द बाउंड्रीज, स्कोप सिंपली द बाउंड्रीज, और आई कैन यूज द वर्ड फ्रंट्रीज। दैट मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स की रीच की बात कर रहे हो आप, बिजनेस इकोनॉमिक्स की रीच की बात कर रहे हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की रीच कहां तक है, दैट विल बी कॉल्ड स्कोप। अब यहां पर हमने दोबारा से वही कंटेंट पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 आया है, अब सुनो ध्यान से, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, अब सिर्फ बिजनेस भी साथ में आ गया। तो इट मीन्स दैट आई कैन से इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नोट करना, लिखना चालू करो, लिखो, इन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब ये कहा गया कि स्कोप का मतलब क्या है, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप कैसा है। तो बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर दीजिए। कैन यू प्लीज टेल मी कि बिजनेस में सिर्फ वही प्रॉब्लम्स आती हैं जो ऑपरेशनल होती हैं या एक्सटर्नल इश्यूज भी आते हैं? टेल मी, आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी, विक्रम।
बिजनेस में सिर्फ वही प्रॉब्लम्स आती हैं जो इंटरनल होती हैं, जिन्हें कंट्रोल कर सकते हो, या एक्सटर्नल भी आती हैं। दोनों आती है, कौस्तुभ कह रहा है। विक्रम, दोनों आती हैं। साक्षी, दोनों आती हैं। दोनों आती हैं, एग्री करते हो? तो जब प्रॉब्लम दोनों आती हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज will be categorized into two parts। अब वही प्रॉब्लम और इश्यूज को दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। नंबर वन, जो आपने बोला, वन इज कॉल्ड ऑपरेशनल इश्यूज। हर एक बात का मीनिंग समझना है बेटा, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ लेंगे, जो भी पढ़ोगे। वेरी गुड विक्रम, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज को बोलते हैं एग्जैक्टली। तो ऑपरेशनल का बोलते हैं, ऑपरेशनल इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल इश्यूज। नंबर टू, एक्सटर्नल इश्यूज। नंबर टू, एक्सटर्नल इश्यूज। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात, ऑपरेशनल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज, ऑपरेशनल इश्यूज एंड एक्सटर्नल इश्यूज। तो ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं ध्यान से बेटा। किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस का मेन काम, जिस मेन पर्पस के लिए बिजनेस को सेटअप किया गया था या किया गया है, इस मेन पर्पस के लिए किसी बिजनेस को सेटअप किया जाता है, उसके अंदर होने वाली वो सारी एक्टिविटी, मेन काम वाली, उसे बोलते हैं ऑपरेशनल। तो ऑपरेशनल वर्क क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल वर्क। एग्जांपल मान लो, कोई बिजनेस है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, कोई बिजनेस है जो सर्विसिंग सेक्टर में काम करता है। द क्वेश्चन इज, मुझे एक बात बताओ, तो वो वाला जो काम वो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसका मेन काम, उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स और इश्यूज, दैट विल बी कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज। एग्जांपल दूं? जवाब देना। मैंने बोला मैन्युफैक्चरिंग, मैंने बोला सर्विस सेक्टर। एग्जांपल के लिए प्लीज टेल मी, स्विगी, जोमैटो कंपनीज हैं, बिजनेस है या नहीं है? टेल मी, बिजनेस तो है ना? स्विगी एंड जोमैटो आर टू बिजनेसेस, बिजनेस है? हाँ सर बिजनेस है। अभी थोड़ी सी बात समझना, ध्यान से बोलता हूं। तो मुझे बताओ, स्विगी एंड जोमैटो का मेन काम क्या है? भैया खाना बना कोई और रहा है, खाना किसी और ने, दे आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर, वो आप तक उस खाने को पहुंचा रहे हैं, दैट्स इट। इस तरह कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो मुद्दा क्या है मुझे बताओ, बट है तो बिजनेस। तो इन बिजनेस के अंदर दो तरह की दिक्कतें बताता हूं। पहली बात मुझे बताओ, अगर स्विगी के एम्प्लॉइज या जोमेटो के एम्प्लॉइज, बीच में एक आई थी ना वीडियो वायरल हुई थी, समझ के पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना, कि एम्प्लॉइज जो थे, जो डिलीवरी बॉयज थे, वो खाना खा जा रहे थे बेटा, वो खाने को रास्ते में खा जा रहे थे, रिमेंबर, खाना खा गए। तो कैन यू प्लीज टेल मी, ये इंटरनल इश्यू है, एक्सटर्नल इश्यू है? इट कैन बी कंट्रोलेबल और नॉट? वेरी गुड विक्रम, साक्षी वेरी गुड, कौस्तुभ, इंटरनल इश्यूज है। बिकॉज, क्योंकि इसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैन बी कंट्रोल। लेकिन मुद्दा नंबर टू, जनरली जब खाना ऑर्डर करते तो वहां पे आता भैया बारिश हो रही है, ड्यू टू रेन, हैवी रेन इन द सोसाइटी, इन द सिटी, खाना डिले हो जाएगा, खाना नहीं पहुंच पाएगा। कैन यू प्लीज टेल मी, रेन एक्सटर्नल इश्यूज है। या मान लो गवर्नमेंट ने बोला कि अब से भैया आपको अलाउड नहीं है, स्विगी के ऊपर मान लो बैन लगा दिया। नाउ प्लीज टेल मी, कौन सा इशू है? इंटरनल, एक्सटर्नल? एक्सटर्नल इशू। दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल। आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे एक बात बताओ, लेकिन उसको अगर आपकी उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले हो तो प्रिकॉशनरी मोटिव में मेजरमेंट तो ले सकते हो। इन केस हमें पता है भैया चीजें होने वाली हैं, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्या प्रिकॉशन ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। एग्जांपल दूं? प्लीज टेल मी, मैं इजी पे एग्जांपल लेता हूं, चल भी सोचो, जब कोविड वाली कंडीशन आई थी, जब कोविड वाली कंडीशन आई थी और कोविड वाली कंडीशन के बाद कुछ टाइम चीजें माहौल थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि जितने भी फूड डिलीवरी वाले हैं, जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं, they can continue their work। अब मुझे बताओ, ये इंफॉर्मेशन जिन कंपनीज को पहले मिल गई, तो उन्हें आइडिया नहीं मिला क्या कि हमें अगर हमारा काम बढ़ने वाला है, हाँ या ना? टेल मी। और काम बिजनेस बढ़ने वाला है तो लोगों को जरा एम्प्लॉय किया जाए, यस और नो?
बोलो बोलो बोलो, है ना। इसका मतलब क्या निकल गया? सर इसका मतलब यही तो हुआ कि सर आप उस प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है, एक्सटर्नल इश्यूज क्या करते हैं, अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ द बिजनेस। वो अगर आपको पता ना हो, इफ यू आर नॉट हैविंग द नॉलेज, तो वो आपके डिसीजन, किसके, बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर नॉलेज है तो वही चीजें आपके लिए पॉजिटिव फ्रेमवर्क में कन्वर्ट हो सकती हैं। कॉमन चीज है, सोचो ध्यान से। हमने एक्सटर्नल फैक्टर की बात की थी, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमने पढ़ा था, एग्जांपल एक वर्ड बोला था हमने, पिस्टल, PESTEL, याद आया? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, और आपके पास में अदर इकोनॉमिक फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर्स बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या था, अलग अलग फैक्टर, पॉलिटिकल भाई गवर्नमेंट की बात कर रहे हो आप, इकोनॉमिकल पैसे की बात कर रहे हो, सोशल सोसाइटी की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल अपनी टेक्नोलॉजी की बात करो। और टेक्नोलॉजी का मीनिंग यहां से मशीनें नहीं होता, याद रखना। टेक्नोलॉजी का मतलब इकोनॉमिक्स में मशीनों से नहीं होता। सिर्फ टेक्नोलॉजी में दो चीजें आती हैं, ऑलवेज रिमेंबर। इसलिए बोलता हूं हमेशा कंसेप्ट क्लियर रखो। कोई वर्ड भी सीखते हो तो उस वर्ड के पीछे लॉजिक है वो जानो। जब ये कहा जाए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी डजंट मीन द ओनली द मशीनरीज। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? यस सर। दूसरा कौन क्या होता है सर? लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। तो कैन यू प्लीज टेल मी, इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, व्हिच टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड? नाइस कौस्तु, वेरी गुड कौस्तु, वेरी गुड आदर्श, विक्रम बहुत बढ़िया। साक्षी, व्हिच वन? लेबर इंटेंसिव। बट हो कौन सी रही है? व्हाट वी आर मूविंग टुवर्ड्स? कैपिटल। मशीनें लगाएंगे काम को। अरे भैया एक बात बताओ, बी प्रैक्टिकल इन दिस। क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है क्या कि चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट? सुना आप लोगों ने कभी? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन हमसे कहीं ज्यादा है ना। फिर भी वहां पे क्या है, देखो समझते हैं, फिर भी वहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ऐसा रीजन क्या है पता? किसी को आइडिया कुछ? Why in China even they're having more population? Yes, exactly. चाइना की गवर्नमेंट का मेन पॉलिसी मोटिव पता क्या है सर? क्या है पता है आपको? गारंटी ऑफ ऑक्यूपेशन। गारंटी, काम का चॉइस नहीं मिलेगा तुम्हें, बट काम जरूर मिलेगा। और यहां उल्टा चलता है, हम आपको हंगर की इन्विटेशन देते हैं, भाई खाना नहीं मिलेगा, खाना दे देंगे फ्री के अंदर, काम नहीं देंगे। सिनेरियो इज डिफरेंट। देखो दो बड़ी गलती अभी भी हमारी इकोनॉमी कर रही है। नंबर वन, इवन वी आर लेबर इंटेंसिव कंट्री, फिर भी हम लेबर को यूज नहीं कर रहे हैं ज्यादा। वी आर मूविंग टूवर्ड्स मशीनें ले आते हैं, मशीनें ले आते हैं, मशीनें ले आते हैं। एग्जाम्पल क्यों लेके आ रहे पता है? और डेवलप्ड नेशन जितने भी होते हैं वहां पे मशीनरी चलती है। क्या सोच है? दैट इज जर्मनी, यूएस, यूके, मशीनें। अरे भाई सिंपल करो, समझो ध्यान से। वहां का पॉपुलेशन लेवल, वहां पर मैन पावर कम है। जहां मैन पावर कम होता है वहां पर लेबर इंटेंसिव प्रेफरेबल नहीं होती। तो ऑल दोज कंट्रीज आर मूविंग as per their own, as per their requirement, as per their availability of resources. But what India is doing, India is moving for the technological part, but है actually manpower country. तो होगा क्या इससे? इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल गया कि पता है? अनएम्प्लॉयमेंट जो निकल के आती है। क्या निकल के आती है? अनएम्प्लॉयमेंट। और चाइना इतने बड़े होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए क्योंकि वहां पर हर एक पर्सन को एक श्योरिटी है दैट यू विल हैव द वर्क, तुम्हें काम मिलेगा, खाली नहीं रहोगे। खाली नहीं रहोगे, जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम भी होगी भाई, सिंपल सा लॉजिक है। जब इनकम होगी तो खर्चे भी कर पाओगे, इसलिए वहां दिक्कत नहीं आती। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या है, ये सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बिजनेस के डिसीजंस को, रिमेंबर। और ये फैक्टर कौन से हैं? विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। कंट्रोल नहीं हो सकते, बट यू कैन ओनली, आप ऑप्शन क्या है? इफ यू आर हैविंग द नॉलेज, अगर इसकी नॉलेज है, इनकी इंफॉर्मेशन है, यस, तो आप प्रिकॉशन ले सकते हो, आप खुद को सेव कर सकते हो। समझ में आया? तो दो पार्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। स्कोप में दो पार्ट हैं। जब इश्यूज दो तरह के होंगे तो प्रॉब्लम भी दो तरह की होंगी। और कैन यू प्लीज टेल मी, हमने कल ही सीखा था, ये पार्ट नोट हो गया, नीचे वाला पार्ट नोट होगा सबका? कितने पार्ट में? दो पार्ट में। आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी, आप चाहें तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यस एग्जैक्टली, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है प्रिकॉशन से पहले।
और होता भी है, होता भी है ऐसा ही। अब सोचो ना, कोविड वाले केसेस के अंदर जिन लोगों ने, जिन कंपनी ने सबसे पहले डिसाइड किया सैनिटाइजर्स को बेचना, मास्क बना के बेचना, वो प्रॉफिट में गई नहीं गई? जबकि प्रॉब्लम थी, बट प्रॉब्लम को प्रिकॉशनरी मोटिव देखा तो क्या हुआ, बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया उन लोगों ने। हुआ ना? नाइस। आगे लिखते हैं, नोट करो। अब लिखते हैं मेन मुद्दा। तो सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं बेटा, दो बातें आएंगी यहां पर। नंबर 1, तो ऑपरेशनल इश्यूज बता देता हूं आपको पहले से ही मैं। यहां जो दो इश्यूज की बातें आप लोग करने वाले हो, ऑपरेशनल एंड एक्सटर्नल, इसमें से एक्सटर्नल इश्यू वाला कंसेप्ट यहां बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिटेल में नहीं दिया गया, क्योंकि ये है आपका चैप्टर नंबर 2 इन बीसीके, जहां पढ़ते हो बिजनेस एनवायरमेंट, जहां पढ़ोगे बिजनेस एनवायरमेंट। बीसीके का चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑन द एक्सटर्नल इश्यूज, ये उसी के ऊपर आ रहा है पूरा पार्ट। तो यहां डिटेल में ये नहीं है, लेकिन इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज को डिटेल में दिया गया है, ये हमें पढ़ना है। चले आओ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में बोला मैंने ऑपरेशनल इश्यूज, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को कहते हैं इंटरनल इश्यूज। अब एक छोटी सी बात बताओ, आपने अभी अभी तो कहा मुझे कि सर इश्यूज या प्रॉब्लम्स which can be controllable या which can be controlled। अब बताओ ना मुझे, एक बात बताओ, छोटी सी बात, जो इश्यू कंट्रोल हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं? एग्जांपल हमने पढ़े हुए हैं इस बारे में। सर मुझे बताओ, लिखता हूं, बताना, यस और नो बोलना। क्या प्रोडक्ट का प्राइस कंट्रोलेबल है या नहीं है बिजनेस की साइड से? इस हम सोच रहे हैं सारी बातें कहां से आ रही हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, है या नहीं है सर? है। नंबर 2, प्रोडक्ट की पैकिंग, बोलते रहो यस और नो। प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, क्या मैं कौन कौन से फैक्टर्स, दैट मींस लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड कितनी हो, लेबर कितना हो, मशीनें कितनी हो, और कौन कौन से आइडियाज को यूज करूं, क्या ये कंट्रोलेबल है या नहीं है ना? तो कैन यू प्लीज टेल मी, सारे के सारी चीजें which can be controllable, that means, और वो लिख देता हूं, और लिख लेता हूं सर, मार्केटिंग, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, प्रोडक्ट का फाइनेंशियल, ये सब कुछ क्या है, ऑल। अगर ये सारी दिक्कतें आती हैं, मार्केटिंग है, फाइनेंशियल है, रिमेंबर सेलिंग पार्ट है, तो कैन यू प्लीज टेल मी कि वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। इसलिए ने क्या कहा गया, इन्हें बोला गया ऑपरेशनल इश्यूज। अगर ये इश्यू आए तो ऑपरेशनल इश्यूज है। अब तुम मुझे रिप्लाई करो जिन्होंने क्लास पढ़ी है पिछले वाली। यस सर विक्रम, यस, बाकी बताएंगे, मुझे सब बताएंगे। कैन यू प्लीज टेल मी सर, ये सारे इश्यूज अगर ऑपरेशनल हैं तो इन ऑपरेशनल इश्यूज को आपने कहां पढ़ा है अभी, माइक्रो ब्रांच या मैक्रो ब्रांच? यस, आदर्श मर्डर कर दूंगा तेरा, बता रहा हूं मैं। वेरी गुड विक्रम। हाँ हाँ हाँ, बोल रहा है मैक्रो, कह रहा है माइक्रो, बोल रहा हूं। तो सिंपल सी बात, तो आप याद करो, बिजनेस इकोनॉमिक्स की दो सब्जेक्ट मैटर में दो पार्ट पढ़े हमने। हमने ये नहीं बोला इकोनॉमिक्स, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी लिख रहे हो ना बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो दैट सिंपली मींस माइक्रो ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्या बेटा आदर्श? माइक्रो ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो कहने का मतलब ऑपरेशनल इश्यूज को कौन सी ब्रांच डील करती है, क्वेश्चन ये बनता है। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी। माइक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आई कैन से माइक्रो ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन अगर बना के पूछ लिया ऑपरेशनल इश्यूज को डील करने वाली ब्रांच कौन सी, आंसर क्या रहेगा आपका? हमेशा क्या रहेगा आंसर? इट इज माइक्रो ब्रांच। क्लियर हुआ? फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ है? इज क्लियर? अभी पढ़ाऊंगा इसमें आगे चलने वाला टॉपिक, यहां तक क्लियर है? आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी, विक्रम, क्लियर कि कौन सी ब्रांच डील करती है? याद रहेगा माइक्रो ब्रांच। अब आता हूं, इसी को यहीं से उठाओ कंटेंट को। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या जब मैं बोलता हूं माइक्रो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं हुआ क्या कि माइक्रो की थ्योरीज आया ना? माइक्रो थ्योरी मतलब जो आप पढ़ते हो, एग्जांपल के लिए डिमांड,
रिमेंबर, आप पढ़ते हो कॉस्ट, जो आपने लिखा था पीछे अभी, आपने बोला प्रोडक्शन, रिमेंबर, आपने बोला मार्केट। तो गाइस ये तो आपकी थ्योरीज हुई। हाउ कैन दीज बी हेल्पफुल, ये कैसे हेल्पफुल है? तो बेटा अब इनके पार्ट बन जाएंगे, डिमांड से बन जाएगा डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। ये टॉपिक तुम्हारे जो एड ऑन है वो बता रहा हूं, डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। वेरी गुड, सप्लाई भी लिखना भूल गया, चलो विक्रम लिख देते हैं सप्लाई। नंबर 2, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस। क्या लिख दिया मैंने आगे वर्ड? एनालिसिस, एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या? अब सुनो ध्यान से बात को। प्रैक्टिकल बिजनेस की बात कर रहे हो तो बी प्रैक्टिकल इन दिस, प्लीज प्लीज प्लीज। ये बात तो आपने नेचर में सुनी ना? अच्छा, कैन यू, क्वेश्चन पूछता हूं, रिप्लाई करना। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज थ्योरेटिकल इन अप्रोच और pragmatic in approach? Tell me. Pragmatic. Pragmatic मतलब practical in approach. Remember, जो भी थ्योरी पढ़ते हो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड pragmatic in approach। यहां तक बात क्लियर हुई क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, अब मुझे बात बताओ बेटे, यही सारी जो थ्योरीज है ना, इन्हीं थ्योरी को अब मुझे बताओ किसी बिजनेस को प्राइस डिसाइड करना है, लेट्स करेक्ट द पॉइंट, प्राइस डिसाइड करना है, प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी हो, डिजाइनिंग कैसी हो, फैक्टर के प्राइस क्या रखे जाए, मार्केट कैसी होगी, रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, इन डिसीजन को लेने के लिए अब क्या बिजनेस को इस बात को एनालाइज करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा कि मार्केट में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है या प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी? यस और नो? बोलो 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 बोलो। होगा। दूसरा, भाई मेरी कॉस्ट कितनी बैठने वाली है, खर्चा कितना बनेगा? बताओ, 100 रुपए का सामान बनने में लग रहा है, क्यों क्या मैं 80 में बेच दूं? इज इट सो? 80 रुपीज के अंदर? नो सर। वेरी गुड सर। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की बातें कर रहे हो, प्रोडक्शन को एनालाइज नहीं करोगे, प्रोडक्शन इफेक्टिव है या नहीं है? कैसे पता? जब तक प्रोडक्शन इफेक्टिव नहीं है कॉस्ट नहीं गिरने वाली, और कॉस्ट नहीं गिरेगी तो प्राइस नहीं गिरने वाले, सिंपल सा फंडा है। तो प्रैक्टिकली होता क्या है? बी प्रैक्टिकल। जिस मार्केट में सामान बेचने वाले हो, आपका प्रोडक्ट कौन सी मार्केट का पार्ट बनता है वो याद रखना। हम पढ़ चुके हैं मार्केट, जो पढ़ोगे चैप्टर जो आता है, दैट मार्केट इज नॉट प्लेस बेस्ड, दैट मार्केट इज प्रोडक्ट बेस्ड मार्केट। रिमेंबर, मार्केट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया जाता है, टाइम बेसिस के ऊपर, ज्योग्राफिकल बेसिस के ऊपर, प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर। तो हम जो पढ़ते हैं कौन सा दिया गया हमारे पास में? प्रोडक्ट बेसिस के ऊपर। तो प्लीज टेल मी, जिस मार्केट में सामान बेचने वाले हो, क्या उस मार्केट को एनालाइज नहीं करोगे? हाँ या ना? तुम्हें लगता है तुम अकेले बेचने वाले हो? थिंक अबाउट, तुम्हें लगता है तुम मार्केट में अकेले वो पर्सन हो जो मार्केट में वो सामान बेचता है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट मोनोपोली मार्केट। बट क्या तुमने एनालाइज किया कि हाँ या ना, हो भी या नहीं? और अगर सोचो एनालाइज नहीं किया तो नुकसान खाओगे नहीं खाओगे? यस यस, बोलो बोलो बोलो। क्या ये अफेक्ट करेगा, नेगेटिवली इफेक्ट करेगा नहीं करेगा बिजनेस को? करेगा सर, करेगा, जरूर करेगा। समझ में आया? तो इसी के रिगार्डिंग आपकी कंटेंट चलता है। तो कहानी की शुरुआत क्या है? ऑपरेशनल इश्यूज को डील करता है कौन सा? माइक्रो ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। माइक्रो ब्रांच में क्या ऑपरेशन इशू कौन से होते हैं वो रहे, और ऑपरेशनल इशू कौन से हैं? ये रहे हमारे ऑपरेशनल इश्यूज। डील करता है कौन इसको? माइक्रो ब्रांच। ठीक है, तो अब इसी को बात पढ़ते हैं। आओ हेडिंग लिखते हैं। नंबर 1 ए पार्ट। आइए फर्स्ट लिखो बेटा, डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। एग्जाम में पक्का क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखना इस टॉपिक के ऊपर, मिलता भी है। डिमांड एनालिसिस क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर आना चाहिए एग्जाम के अंदर, तब मजा आएगा पढ़ने का। डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग नोट कीजिए। डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग, चले? अच्छा बताओ क्या डिफरेंस दोनों के बीच में? एनी आइडिया? गेस करो, गेस करो, पहले गेस करो फिर बताएंगे। विक्रम, साक्षी, कौस्तुभ, आदर्श, क्या डिफरेंस दोनों के अंदर? व्हाट इज डिमांड एनालिसिस एंड व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग?
फ्यूचर अंदाजा लगाना, ओके करेक्ट, नाइस। विक्रम, साक्षी, तो अंदाजा लगाना ही होगा। आई एम जस्ट आस्किंग द मेन कंसेप्ट। कौस्तुभ, फोरकास्टिंग सही है तुम्हारा बेटा, एनालाइज करना एनालिसिस को बोलते हैं, तो उसका मीनिंग हो गया, होता क्या है। वो तो मार्केट में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा टॉपिक, तो मार्केट एनालिसिस वे स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट। हाँ विक्रम बोलो। वही वर्ड आ गया, लिखते हैं, चलो आओ, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। नाइस, तुम नियर, बहुत नियर, एकदम क्लोज हो, चलो। कौस्तुभ, विक्रम, आदर्श क्लियर क्लोज थे। अब मैं बोलूंगा, सुनना ध्यान से बात को, ठीक है, सुनना और समझना, क्योंकि एक्चुअली कंसेप्ट ये नहीं है कि खाली एक पार्ट पढ़ लिया और हमें आ गया, एग्जाम के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नो। इस तरीके से पढ़ना है ताकि कहीं से क्वेश्चन आए, आंसर ये रहा भैया, ये रहा आंसर, टिक करना है खाली, ओके। कैन यू प्लीज टेल मी, जब हमारे पास में चैप्टर आएगा डिमांड, जो पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है, और 11-12 तक कुछ बातें कर चुके हैं, तो डिमांड में टॉपिक आता है बेटा, याद करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, याद है, फैक्टर्स, या इसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, याद आया। आदर्श, कौस्तुभ, साक्षी, विक्रम, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा है ना। फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर आप लोग पढ़ के आए हो, जो भी आगे भी आने वाले हैं, बट उनके अंदर वैसे नहीं पढ़ना, थोड़ा चेंज कराऊंगा कैसे पढ़ना है। पहला प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, याद है, प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी। नंबर 2 लिखते रहे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये दोबारा आने वाले हैं, पहले आ चुके हैं। नेक्स्ट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। सर ये तो हमें पढ़ा, तो इजी हो गया हमारे लिए। बेटे एक बात बताऊं, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि इनकम में चेंज होने पे डिमांड पे का इंपैक्ट पड़ा, ये तो सिंपल पार्ट हो गया। वो क्वेश्चन पूछेगा डिमांड पे का इंपैक्ट पड़ा, और वो आंसर में ऑप्शन में देगा डिग्रीज, टीडीएस की डिग्री दे देगा, एंड यू विल, अरे ये कहां से आ गया, डिग्री तो पढ़ाया नहीं किसी ने। क्वेश्चन का पार्ट अलग चल रहा है और आंसर ऑप्शन अलग पूछ रहा है। हाउ कैन यू डील विद दिट पैट, क्वेश्चन पूछा थियोरेटिकल, पूछ लिया ग्राफिकल का आंसर, रिमेंबर। तो ये क्वेश्चन की स्टाइल बदल देता है, एडवांस पार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक हमारे वापस में, तो वो कैसे डील करोगे समझ लो पहले ध्यान से। तो अभी फैक्टर और क्या लिखते हैं, तो फैक्टर हमने पढ़े टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तुम पढ़ेंगे आगे दोबारा से। नंबर ऑफ कंज्यूमर, क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह वगैरह। तो गाइस ये क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, जो पहले सुने हुए हैं और आगे पढ़ने वाले हैं। अब जो बोलूंगा वो सुनना ध्यान से। आज के बाद में डिमांड एनालिसिस का मीनिंग याद रखना। मैंने डिफरेंस पूछा था आप लोगों से कि डिफरेंस क्या है एनालिसिस और फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का रिप्लाई क्वेश्चन में सही दिया था बेटा। एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर, एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है कि सर डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स किस तरह से किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। वर्ड आएगा फैक्टर्स, मेनली द वर्ड इज फैक्टर। हाउ द चेंज इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, इसको जानना डिमांड एनालिसिस कहलाता है। क्या बोला मैंने, हाउ द चेंज मतलब इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इनमें इंक्रीज या डिक्रीज होने से कमोडिटी की डिमांड में क्या अफेक्ट आया, क्या चेंज आया, दैट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस। अब मुझे बताओ कि सभी बिजनेस के लिए प्रोडक्ट जो सामान वो बना रहे हैं, क्या उसकी डिमांड को एनालाइज करना, क्या कौन कौन से फैक्टर्स उस प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है क्या नहीं है। पहली बात तो मुझे ये बताओ, रिक्वायर्ड है या नहीं है। आदर्श, कौस्तुभ, विक्रम, साक्षी, टेल मी, रिक्वायर्ड है या नहीं है। रिक्वायर्ड है। तो कैन आई राइट दी वर्ड कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड एनालिसिस, का मीनिंग क्या होता है लिखना। देखो, हाउ
द फैक्टर्स अफेक्टिंग, हाउ द चेंज इन फैक्टर, लिखो हाउ द चेंज इन, नोट करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, हाउ द चेंज मतलब किसमें, फैक्टर्स में चेंज है ना, अफेक्टिंग कौन सा फैक्टर, अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में जब चेंज आएगा तो कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड फॉर द कमोडिटी। उन फैक्टर्स में जो फैक्टर डिमांड के लिए होते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो किस तरह कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर जाते हैं, अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। दैट मीन्स अगेन कमोडिटी की डिमांड में क्या चेंज आया, अरे क्या लिख रहा है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी। इन शॉर्ट कहने का मतलब साफ तौर पे सीधा है, दिखाता हूं, लेट मी शो यू। दो वर्ड याद रखना खाली, फैक्टर्स में चेंज और डिमांड में चेंज, फैक्टर्स में चेंज और डिमांड में चेंज। वो चेंज कितना है, वो चेंज क्या है, उसको जानना इज कॉल्ड डिमांड एनालिसिस। बोलो याद रहेगी ये बात, बोलो क्लियर है। तो फैक्टर्स में चेंज का इंपैक्ट डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, डिमांड में कितना चेंज होगा, कितना होगा, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। टू वर्ड्स, लिसन टू मी, वन इज डिमांड में चेंज क्या हुआ और डिमांड में चेंज कितना हुआ। पढ़ो, इस तरीके से पढ़ाई करो बेटा ध्यान से। अब टेक्निकल डायनेमिक तरीके से पढ़ाई करी तुम लोगों ने। अब मैंने दो क्वेश्चन बोले आप लोगों से, फैक्टर में चेंज हुआ तो डिमांड में क्या चेंज हुआ, क्या मतलब इंक्रीज डिक्रीज, कितना मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितना आया और क्या आया। तो क्या और कितना को जानना ही कहलाता है बेटा डिमांड एनालिसिस। बोलो समझ में आया, क्लियर है पार्ट। टू नो किस लिए कर रहे हो आप, व्हाट क्या चेंज आया एंड हाउ मच चेंज इन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। जानना ही कहलाता है डिमांड एनालिसिस। बोलो याद रहेगा, कोई डाउट है इस पे, विक्रम, साक्षी, कौस्तुभ, आदर्श, कोई डाउट बेटा इस पे, ये क्लियर है। कर रहे हो क्या, सुन रहे हो, आवाज आ रही है, एम ऑडिबल, ओके नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पे आएंगे फोरकास्टिंग, और ये अलग से चैप्टर आने वाले, सारे सारे हमारे पास में सारे आने वाले हैं। चले आगे, हाँ जी नोटेड। अरे रिप्लाई तो करो, लिखा नहीं लिखा बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। साक्षी, ओके आओ नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। ना तो टॉपिक, अच्छा ठीक है, रुक जाऊं, रुक जा रहे। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा तो वर्ड क्या आएगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, हाउ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी अफेक्ट द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, इट इज नोन एज, क्या बोलोगे इसको, ऑप्शन ए डिमांड फोरकास्टिंग, ऑप्शन बी डिमांड एनालिसिस, क्या बोलोगे, याद रहेगा, ओके चलें, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट पे आते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। अब डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है पहले जानो, समझो फिर लिखते हैं बेटा। फोरकास्टिंग का मीनिंग कॉस्ट्यूम में सही बोला था, फोरकास्ट मीने फ्यूचर की डिमांड को आज प्रिडिक्ट करना, योर प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर डिमांड, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स,
ना, फैक्टर वाला बन गया एनालिसिस का पार्ट। तो फ्यूचर की डिमांड को आज प्रिडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल बिहेवियर या बिहेवियर ऑफ डिमांड इन द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। पास्ट में कमोडिटी की डिमांड कितनी ज्यादा कितनी कम रही, उस बेसिस के ऊपर जजमेंट लगाना, फोरकास्ट करना कि आगे क्या होगा, आगे कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है डिमांड फोरकास्टिंग। सर ऐसे मत बोलो, एग्जांपल दो। एग्जांपल रिप्लाई करना, मुझे पूछता आप लोगों से, ठीक है। मेरा पहला प्रश्न, इन 2020, 2021, 2022 जो चल रहा है, एग्जांपल मुझे बताओ, तीन वर्ड लिखे मैंने, ठीक है। एक बिजनेस का सेल लगातार 2020 में था 5 करोड़ रुपए, 21 में हुआ 10 करोड़ रुपए, 22 में अभी तक वो करीबन 13 करोड़ रुपए हो चुके हैं और अभी बाकी है। टेल मी, 23 में बढ़ेगा या गिरेगा? तो बढ़ेगा। विक्रम, साक्षी, आदर्श, वेरी गुड, बढ़ेगा। ऑदर सिंह, बढ़ेगा हाँ या ना? टेल मी। यस सर। क्यों, किस बेस पे बोल रहे हो? यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे बता रहे हो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हाँ या ना? तो दिस इज कॉल्ड कमोडिटी की डिमांड पीछे क्यों बढ़ी, क्या हुआ, सेल कैसे हुआ, ये अलग बात है, ये फैक्टर अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन उसकी डिमांड को देखकर फ्यूचर को एक्सपेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। और जो टूल्स अभी पढ़ोगे, टॉपिक आएगा टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ए न्यू टॉपिक जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, उससे पहले फर्स्ट टाइम हमारा आपके पास में टूल्स या टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो वर्ड बताओ भाई, पास्ट बिहेवियर को देखकर फ्यूचर की डिमांड को एक्सपेक्ट करना, पास्ट बिहेवियर को देखकर फ्यूचर की डिमांड को एक्सपेक्ट करना, उसके बेस पे प्रिडिक्शन लगाना, दैट इज कॉल्ड, उसे बोलते हैं डिमांड फोरकास्टिंग। लिखो बेटा इसके बारे में, नोट करते हैं, लिखो। इट refers to all those tools, all the tools, it refers to all the tools बोल सकता हूं, और आई कैन यूज दी वर्ड टेक्निक। और टेक्निक्स पढ़ने वाले हो बेटा, वो टेक्निक जो बिजनेस प्रैक्टिकली वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं, यूएस में कौन सा होगा, जर्मनी में कौन सा होता है, वो सारी पढ़ने वाले हो आप लोग, वही बातें यहां पे आने वाली है। तो क्या बोला, ऑल दोस टूल्स और टेक्निक्स, लिखो, टेक्निक्स ऑफ प्रिडिक्टिंग the future demand, predicting the future demand, because on the basis of लिखो past behavior of demand, मतलब डिमांड के पास्ट बिहेवियर को देखकर फ्यूचर के डिमांड का प्रेडिक्शन करना, दैट इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। और यहां पर आएंगी टेक्निक्स, और वो टेक्निक्स हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है डिमांड। डिमांड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड ऑन हो चुका है जिसमें एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑपरेशनल इश्यूज को डील करने के लिए वो कौन कौन सी माइक्रो ब्रांच की थ्योरीज हैं जो हेल्प करती है। तो थ्योरी नंबर 1 डिमांड एनालिसिस, नंबर 2 डिमांड फोरकास्टिंग। नोट हो गया, कर लो, आगे लिखते हैं, और फिर मैं तुम्हें आईसीए मॉड्यूल भी दिखाता हूं। और मैं एक क्वेश्चन भी लूंगा यहां से, जैसे नोट हो लिख दिया करो, नोट हो गया, ठीक है। वंस यू नोट इट, राइट डाउन, नोट रिटर्न कर दिया करो, मतलब कर दिया करो। हो गया, डन सबका, ओके चलो।
आओ लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्ट। ये आपका मॉड्यूल है, चेक कर लेते हैं क्या लिखा है इसमें। पहला दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटरनल एक्सटर्नल की बात हमने कल की थी, अब बात करते हैं। तो क्या बोला, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड ऑन टू इंटरनल या ऑपरेशनल इश्यूज। समझ में आ भी गया। मैंने पूछा भी आप लोगों से कौन सी ब्रांच डील करती है, माइक्रो ब्रांच। आगे आ जाओ। तो नंबर 1 इज डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्टिंग। पढ़ लो, दिखाता हूं जो आपने लिखा वो है क्या है। Demand pertains to behavior of the consumer in the market. It studies the nature of consumer preferences and affects the change in demand of the demand. सर कंज्यूमर की प्रेफरेंस मतलब डिमांड, कंज्यूमर किस आइटम को परचेज करेगा किसको नहीं करेगा। एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिटर्मिनेंट, याद करो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन फैक्टर्स ऑफ डिमांड, जैसे प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, ये सारे के सारे किस तरह से डिमांड को अफेक्ट करते हैं। That is called demand analysis. Number 2, forecasting. वो टेक्निक्स है, वो टूल जो डिमांड को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर डिमांड का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। रिमेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्टेड डिमांड। पास्ट में जो डिमांड के फैक्टर से अफेक्ट किया उसको, एग्जांपल लिसन टू मी, यहां जो मुझे बताओ ना, यहां पे डिमांड जो थी कि 5 करोड़ क्यों हुई, 10 करोड़ क्यों हुई, 15 करोड़ क्यों हुई, इसका रीजन क्या होता है कि फैक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया। फैक्टर्स के बेसिस, देखो फैक्टर्स के बेस पे डिमांड बताई तो बोलते हैं एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसको, एनालिसिस। और उस डिमांड के बेसिस के ऊपर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। पास्ट में क्या हुआ, आपने चेक किया ये फैक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, आज बैठ के फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। इज इट क्लियर। आओ तो क्या बोला, पढ़ना। तो यहां पर बोला एक्यूरेट फोरकास्टिंग एसेंशियल फॉर द फर्म टू एनेबल द प्रोड्यूसर रिक्वायर्ड। कुछ नहीं है, लाइनें लिखिए पढ़ते रहो, मॉड्यूल के लाइनें। क्या यहां पे क्वेश्चन निकल रहा दिख रहा है, क्या एक्यूरेट बिहेवियर होना चाहिए, वो होना चाहिए, नो। पढ़ो ध्यान से। कह रहे सर रिक्वायर्ड एट द राइट टाइम टू अरेंज वेल इन एडवांस फॉर द वेरियस फैक्टर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, लेबर, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग। अब बोला पी इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द मैनेजर्स, ये पढ़ना, विद द साइंटिफिक टूल्स व्हिच असिस्ट इन फोरकास्टिंग डिमांड। सर वो साइंटिफिक टूल्स कौन से हैं वो हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, डिमांड फोरकास्टिंग के। ये पार्ट था जो लिखा हुआ और ये पार्ट हमारा जो हमने लिखा है, वो समझ में आया, हाँ है ना। कीवर्ड इज एनालिसिस, वर्ड इज फोरकास्टिंग। क्लियर है, आगे बढ़ सकता हूं। चलो सर आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो 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 आते नेक्स्ट। अगला प्रश्न कौन सा, प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस। देख लो, प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन का एनालाइज करना और प्रोडक्शन। एक बात बताओ, पूछता हूं, क्या प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, हाँ या ना। टेल मी व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रोडक्शन और कॉस्ट आपस में कनेक्टेड हैं, यस और नो। टेल मी। यस सर है, एग्जैक्टली। तो मुद्दा क्या है, आप सुनना ध्यान से, एक बात बोलता हूं। तो हम यहां जो लिखने वाले हैं उससे कुछ समझते हैं, उससे पहले कुछ टॉपिक लिख रहे, प्रोडक्शन का एनालिसिस और कॉस्ट का। सर हमने ना एक चैप्टर ना स्कूल में पढ़े थे बेटे, वहां पर जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो पार्ट तो आएगा, बट क्वेश्चन सुनो ध्यान से बात को। कॉस्ट की जब बात करते हो, प्रोडक्शन की जब बात करते हो, तो फैक्टर्स की बातें आती हैं। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। जब मैं लिखता हूं प्रोडक्शन, तो क्या प्रोडक्शन बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पॉसिबल है क्या, कि मेरे पास जमीन भी नहीं है, लैंड नहीं है, लेबर नहीं है, कैपिटल नहीं है, कर लूं प्रोडक्शन, हो जाएगा, नहीं होने का, नहीं होने का। रिमेंबर, तो प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर चाहिए, हाँ है ना। और फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज लैंड, नंबर 2 इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। अच्छा, हु इज एंटरप्रेन्योर, हु क्रिएट, हु इनोवेट, न्यू आइडियाज लेके आता है। रिमेंबर, रिस्क बियरर भी होता है, रिस्क टेकर भी होता है। अब सर ये बातें कहां से बोल रहे हो, पता है सिलेबस में है। मतलब अभी तक आपने सिर्फ इन चारों के नाम सुने थे ना, लेकिन अब आप इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। द चैप्टर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट वाले चैप्टर के अंदर आपके पास में आपको ये समझ में आएगा लैंड का मतलब क्या होता है। अच्छा, लैंड का मतलब क्या होता है, सरफेस या इससे ऊपर वाला, नीचे वाला भी। टेल मी एनी एग्जांपल, रैंडम ऐसे पूछ लिया मैंने।
विक्रम, साक्षी, कौस्तुभ, आदर्श, लैंड का मतलब क्या होता है? ओनली ऑन सर्विस, एरिया से प्रोडक्शन सेटअप। और दूसरा, कौस्तुभ आप रिप्लाई दिया, आदर्श, साक्षी, विक्रम रिप्लाई करो बेटा। लैंड का मतलब क्या होता है? विक्रम भी कह रहा है प्रोडक्शन एरिया, यस। साक्षी, सेम पिंच। साक्षी सेम पिंच बोलता। हाँ सर, जो इन्होंने क्या क्या चीज सेम? अच्छा, फर्म का बेस। अब मैं बोलूं, अगर ये रिप्लाई करके आए तो आंसर तुम्हारा गलत हो गया, क्योंकि यहां पर अब जितना इजी था, नॉर्मली हम सुनते यही है कि लैंड का मतलब ये जहां पे प्रोडक्ट लगा हुआ है, रिमेंबर। बट एक्चुअली लैंड एक फैक्टर है, और लैंड का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या बोला गया है? बिजनेस में तो आप रिप्लाई कर रहे हो, और लैंड का प्लांट लगा हुआ हमारा, ओके मान लिया प्रोडक्शन एरिया, सबने बोला सही है। बट लैंड का मीनिंग लिखा हुआ क्या है पता है? सरफेस, इससे नीचे वाला एरिया और इससे ऊपर वाला पार्ट। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? कैसे हो सकता है बेटे? याद रखना, मिनरल्स एक्सट्रैक्शंस जहां से हो रहा है, और लैंड के ऊपर जो आपके प्लांट, पौधे, ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसे लैंड का पार्ट माना गया। लैंड से जुड़ी हुई हर एक चीज, बिलो द लैंड, अबव द लैंड, उन दोनों को लैंड का पार्ट माना गया, और ये आपके कंटेंट में लिखा हुआ है। हाउ कैन आई चेंज दिस? नहीं ना। अच्छा, दूसरा वर्ड बताओ, पूछता हूं। हाँ, मजा तभी आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर? बोल बोल बोल। आता था, मान लिया। अब मुझे एक बात बता, कुछ तो एक बात पूछता हूं। माइंस होते हैं, माइंस, है ना? माइंस में से एक्सट्रैक्शन नीचे करते हो, ऊपर करते हो? तो माइंस का लीज या रेंट होता है, नहीं होता? तो क्या बन गया? समझ में आ गया? मिला आंसर? ओके। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना, मैंने हमेशा बार बार बोल रहा हूं, जो पढ़ के आए हो वो ओके है भाई, उसमें एडिशन करना है। अब टॉपिक बढ़ रहे हैं अब, ठीक है? ओके। अच्छा, नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर? टेल मी टेल मी टेल मी। पहले बात करो, फिर आगे बढ़ूंगा। लेबर, अरे वाह साक्षी, बहुत बढ़िया। कौस्तुभ, क्या? वर्कफोर्स। वेरी, इट मीन्स दैट लेबर और वर्कर सेम होते हैं क्या? लेबर और वर्कर सेम होता है? आदर्श कह रहा हाँ। टाइमिंग मैंने वर्क बोला है, वर्कर और लेबर सेम होता है क्या? क्या मैं लेबर हूं या नहीं हूं? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेबर है या नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? रीजन जानते हो विक्रम? अब समझना ध्यान से बात को बेटा। जनरली जिसे हम लेबर कहते हैं, सुनना ध्यान से, अगर आप बात बोल रहे हो किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, तो यू आर टॉकिंग अबाउट वर्कर। बट लेबर ऑलवेज मींस लेबर आवर्स, और ये पार्ट आप अपने सीए इंटर में कॉस्टिंग में पढ़ोगे। लेबर आवर, वर्किंग आवर्स। व्हाट आर द स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स? अब बताओ ना, किसी ने मुझे बोला 9 to 5 और 10 to 6, रिमेंबर? 8 घंटे की ड्यूटी को इंडिया में स्टैंडर्ड लेबर आवर्स माना गया है। तो वो क्या बोलता है? वो लेबर आवर वर्ड यूज नहीं करता। वो क्या बोलता है? एम्प्लॉय बोलता है, भैया मेरी लेबर कितनी है, लाइक कितनी लेबर कर रहा हूं मैं, माई लेबर। लेबर मीन्स लेबर आवर्स। इस बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल बहुत पहले दिया था, तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं। मुझे इस रूम में पेंट करवाना था, मुझे स्टूडियो में पेंट करवाना था। पेंट के लिए मैंने क्या किया, मैं लेबर चौक गया और वहां से वर्कर को लेके आया। उससे मैंने बोला भाई कितने रुपए लेगा? बोला भैया 800 रुपए लूंगा। कितने लूंगा? 800 रुपए। कितने घंटे के? 8 घंटे के। ले आया उसको मैं, ठीक है? उसने 4 घंटे काम किया, 4 घंटे काम करके भाग गया। कोई काम आ गया, मेरी बीवी का काम आ गया, बच्चे भूखे बैठे, भाग गया, चला गया। नेक्स्ट डे वो मुझसे पैसा मांगने आया। टेल मी, वो क्या बोलेगा? 8 घंटे के पैसे दो या 4 घंटे के पैसे दो? 4 घंटे, बिकॉज द 4 आवर्स। क्या बोलेगा? मेरी ले। मैं क्या बोलूंगा? तेरी ले। उसने वो लेकिन जिद पे अटका हुआ है, मेरे को 8 घंटे के चाहिए, मेरे को आप काम पे लेके आए थे, मेरा पूरा दिन चला गया। मैं क्या बोलूंगा? भाई सुन, तेरी लेबर 4 घंटे की थी,
ये बोलते नहीं बोलते हो आप लोग? आपकी लेबर 4 घंटे की थी तो पैसा भी 4 घंटे का मिलेगा तेरे को। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? यू आर ए वर्कर बट योर लेबर इज 4 आवर्स। चाहे एम्प्लॉय हो, बड़े से बड़ा सीईओ हो, कोई कंपनी का, इवन गूगल सीईओ सुंदर पिचाई, वो भी उनके लिए क्या कर रहा है? लेबर कर रहा है। लेबर में वर्किंग आवर्स दे रहा है उनको। इसीलिए याद रखना, जब 8 घंटे से ज्यादा कहीं पे काम करवाया जाता है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ओवर टाइम। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? उसे ओवर टाइम कहा जाता है बेटा। तो याद रहेगा, देयर 3 वर्ड्स, एम्प्लॉइज, वर्कर एंड लेबर। वर्कर और एम्प्लॉइज अलग अलग है, सैलरी बेस पे एम्प्लॉय, वर्कर डेली बेस के ऊपर। बट ये दोनों किसने घंटे से काम कर रहे हैं, इसको लेबर बोलते हैं। तो सर हम जो बोलते हैं वो क्या करते हैं? नॉर्मली बेटा हम लेबर को वर्कर बोलते आए हैं, इसलिए बोलते हैं, बट लेबर एंड लेबर आवर्स आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट बेटा। क्या तरीके की बात है? क्लियर हुआ? चले आगे आए। ओके, अब बताओ ना कि प्रोडक्शन में, एक्चुअल में किसी कंपनी में, इसको थोड़ा और क्लैरिटी देता हूं पर समझने के पॉइंट से। किसी कंपनी के अंदर, गूगल कंपनी एग्जांपल, तो गूगल भी तो सर्विस प्रोड्यूस कर रही है ना? टेल मी, रिप्लाई करना। क्या गूगल भी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, हाँ या ना? कर रही है, एग्री करते हो? तो सर्विस प्रोड्यूस करने वाला, सर्विस प्रोड्यूस करने वाला भी क्या प्रोड्यूसर कहलाता नहीं कहलाता? बोलो बोलो बोलो, कहलाता है? एग्री करते हो? ठीक है सर, कहलाता है। मैं निकालता हूं पिक्चर, गूगल। अब बताओ, अगर वो सर्विस प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर है तो प्लीज टेल मी, गूगल में काम करने वाले सारे लोग भी क्या हैं? सिर्फ एम्प्लॉय हैं या उन्हें लेबर बोलोगे शॉर्ट में, नाम में? दैट मीन्स सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो कैन यू प्लीज टेल मी, वो सारे के सारे लोग, गूगल में काम करने वाले सारे लोग बेटा, क्या उन्हें, अब यहां क्या मैंने लिखा है यहां पे अलग से एम्प्लॉय, इज इट सो? क्या फैक्टर्स में एम्प्लॉय भी लिखते हो आप? लैंड एम्प्लॉय कैपिटल नहीं लिखते ना? दैट मीन्स योर लेबर के ही 2 पार्ट बनते हैं, कौन से? वर्कर भी और एम्प्लॉय भी। इज इट क्लियर? क्या समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? क्लैरिटी मिली? आ जाओ आगे आते हैं, चलो। आगे कौन सा हमारे पास में? कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो मुद्दे पे आता हूं, मेन पॉइंट पे आते हैं। सर क्या है कैपिटल? में पैसा कहां इन्वेस्ट किया? कैपिटल डजंट ओनली मींस मशीनरीज नहीं होता। कैपिटल मींस आपकी कैपिटल किन किन एसेट्स में लगी हुई है, वो चाहे फिक्स, कौन सी फिक्स एसेट, पार्ट प्रोडक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो मशीनों की बात करोगे आप, ऑफिस की बातें कर रहे हो तो आपके इंफ्रा की बातें कर रहे हो आप, दैट इज योर कैपिटल बेटा। रिमेंबर, ऐसे सेम एंटरप्रेन्योर में न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशन लेना। एक बात बताओ, जब कोई अभी तो बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, स्टार्टअप है ना? सुनो, प्लीज टेल मी, एंटरप्रेन्योर जब आपको एक नया आइडिया शेयर करेगा अपने बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए, तो क्या वो आपसे उस बिजनेस को चलने के बाद उसमें प्रॉफिट में हिस्सा मांगता नहीं मांगता? टेल मी, बोलो बोलो बोलो। आप किसी को एक न्यू आइडिया दे रहे हो, उसका बिजनेस चालू हो गया, वो प्रॉफिट कमाएगा, तो व्हाट यू आर डिमांडिंग? ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, यस और नो? मांगते हो? एग्री? प्रैक्टिकल सब यही तो होता है प्रैक्टिकली। इसीलिए आप क्या लिखते हो? वेरी गुड, यस सर। इसी क्या लिखते हो? लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस नहीं, सिर्फ ब्रैकेट में लिखो कंपनसेशन। और इस बात का क्लैरिटी आपको शायद 12th क्लास में हो गया होगा जब आपने नेशनल इनकम पढ़ा होगा, तो वहां पर आप वेजेज, सैलरी, रेम्युनरेशन, इंसेंटिव सब लिखते थे यहां पे। इसमें थर्ड, कैपिटल, जब पैसा लगा होगा तो इंटरेस्ट लोगे। एंटरप्रेन्योर का मतलब वो क्या ले रहा है? आप लिखते रहे प्रॉफिट, एक्चुअली प्रॉफिट नहीं लेता, वो प्रॉफिट का पार्ट लेता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। वो प्रॉफिट लिखते हैं बट प्रॉफिट नहीं लेता, वो लेता है डिविडेंड लेता है बेटा। रिमेंबर, यहां तक क्लियर है? तो मुद्दा ये आया कि सर ये तो हो गए फैक्टर्स और ये हो गई उनकी कॉस्ट, तो क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, वेजेस, दैट मींस कंपनसेशन, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या इस कॉस्ट को एनालाइज करना जरूरी है या नहीं है? हाँ या ना? खाली ऐसा करता हमारे काम करते रहे, लगते रहने दो, लगते रहने दो, इज इट सो? ऐसा होना चाहिए क्या? खर्चा लगने दो? नहीं सर, कॉस्ट बढ़ी तो क्या होता है? टेल मी, अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, सप्लाई कम होगी तो मार्केट कहां इक्विलिब्रियम में जाएगी? नुकसान में जाओगे आप लोग। समझ में आया लॉजिक क्या बोल रहा हूं मैं? इसीलिए हर एक बिजनेस के लिए हम पढ़ रहे हैं बी इकोनॉमिक्स,
हर एक बिजनेस के लिए प्रोडक्शन का और कॉस्ट का एनालिसिस जरूरी होता है, जरूरी होता है कि भाई आज तुम जो बेचने वाले हो मार्केट में, पहले वो चेक कर लो कि तुम बना पा रहे हो, कैसे बना पा रहे हो, तुम्हारी कॉस्ट कितनी बैठ रही है। अगर तुम ये चेक एनालाइज कर पा रहे हो तभी अपना डिसीजन लेना, तभी अपना डिसीजन लेना। मुझे बताओ, निर्माण एकेडमी की 2 ब्रांचेस दिल्ली में और नोएडा में, निर्माण एकेडमी की 2 ब्रांचेस दिल्ली में, नोएडा में। Now please tell me, Nirman Academy wants to develop its 100 more branches. है? हाँ, प्लीज टेल मी, क्या ऐसे ही लॉन्च कर दूं? कॉस्ट नहीं होगी कोई, बताओ, कॉस्ट नहीं आएगी? आएगी सर। लेबर नहीं लगेगा? लगेगा। पैसा नहीं लगेगा? लगेगा। बेशक आई हैव एन आइडिया, बट कैन यू प्लीज टेल मी, क्या मेरी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्या बिना प्रोडक्शन और बिना कॉस्ट को एनालाइज किए ये डिसीजन लेना आप कहोगे प्रेफरेबल है? इज इट सो? टेल मी, टेल मी, टेल मी, बोलो बोलो बोलो, एज ए बिजनेस आंसर देना मुझे। क्या बिना एनालाइज किए डिसीजन लेना प्रेफरेबल माना जाता है? आंसर इज नो 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 नो। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो वही बात कर लेते हैं, आओ पढ़ते हैं। रीडिंग करना, क्या लिखा हुआ है? मॉड्यूल प्रोडक्शन थ्योरी, फिर मैं लिखवाऊंगा इसको। प्रोडक्शन थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। पता है भैया, रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन, आउटपुट में प्रोडक्शन के बीच का रिलेशन बता रहा, प्रोडक्शन बोलता है। ओके, दैट मींस the process of transforming raw material into final goods is called production, but production doesn't mean production analysis, अलग होता है। दूसरा, a B economist has to decide on the optimum size of output given the objective of by the firm। पढ़ते रहो। He has also to ensure that the firm is not incurring undue cost। Production analysis enables the firm to decide on the choice of the appropriate technology and selection of least output। पूरे पॉइंट में एक ही लाइन है, पढ़ लो। कौन सी? दिस वन। प्रोडक्शन एनालिसिस क्या करता है, पढ़ लो। कह रहा है कि बताएगा फर्म को क्या, द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है? टेक्नोलॉजी बोले तो लेबर इंटेंसिव यूज कर भाई, क्या कैपिटल इंटेंसिव यूज कर? लेबर इंटेंसिव या कैपिटल। और ध्यान रखना, आई एम यूजिंग द वर्ड इंटेंसिव, दैट सिंपली मीन, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारी लेबर ही होगी या सारी कैपिटल ही होगी। इंटेंसिव का मीनिंग होता है ज्यादा कौन सी होगी। लेबर इज मोर, लेस इज कैपिटल इज लेस, इट इज लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इज मोर, मशीनें ज्यादा, और लेबर इज लेस, इट इज कैपिटल इंटेंसिव। याद रहेगा? तो क्या बोला सर, कौन सी आउटपुट यूज करोगे, कौन सा इनपुट मिक्स यूज करोगे? व्हाट इज, अच्छा बताना, एक वर्ड आया यहां पर, इनपुट मिक्स, क्या होता है? एनी आइडिया? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट मिक्स? बहुत बढ़िया, लाजवाब कौस्तुभ। लेबर एंड कैपिटल का प्रोपोर्शन, और दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। याद आया कि भैया लेबर कितनी लगानी है और कैपिटल कितनी लगानी है। अगर मेरे पास 2 लेबर है, एक मशीनरी है, ये लगाऊं ये क्या लगाऊं? इज इट क्लियर? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे लिखो, क्या बोला, आगे आओ। तो टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट गिवन द इनपुट। अब ये हो गया किसका? प्रोडक्शन एनालिसिस। अब प्रोडक्शन में क्या बोला? 2 बातें आई, टेक्नोलॉजी कौन सी और लीस्ट कॉस्ट कौन सी? लीस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स कौन सा? 2 बातें जानने के लिए करते हो आप प्रोडक्शन एनालिसिस। ये मैं लिखूं, हैव अ लुक ऑन द पार्ट। तो व्हाट इज दिस फर्स्ट पॉइंट? आओ लिखते हैं अपने पॉइंट से। व्हाई प्रोडक्शन एनालिसिस? तो फर्स्ट क्या है, लिखो, फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अभी हम आराम से पढ़ रहे हैं, स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है? फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, देखो, business needs to know क्या? Number 1, which technology is effective? That means whether it is labor intensive, वो लेबर इंटेंसिव है या फिर वो कैपिटल इंटेंसिव है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करो। दूसरा, टू नो द इनपुट मिक्स,
इट मीन्स proportion of वेरिएबल फैक्टर. लेबर क्या होता है? वेरिएबल फैक्टर जिसे चेंज किया जा सकता है. लेबर क्या? वही तो है भैया. एंड फिक्स फैक्टर. एंड गाइस प्लीज टेल मी व्हाई आई एम राइटिंग बोथ द वर्ड्स. वेरिएबल भी लिख रहा हूं और फिक्स भी लिख रहा हूं. तो टाइम पीरियड कौन सा है? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन? बोलो बोलो बोलो. वाइल शॉर्ट रन. साक्षी वेरी गुड बेटा. कौन सा है ये? शॉर्ट रन. शॉर्ट रन ही होता है जहां कुछ फैक्टर वेरिएबल कुछ फिक्स होते हैं. या सारे वेरिएबल उसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन. 5 साल 10 साल क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन. 1 साल या उससे कम टाइम पीरियड क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन. याद रहेगा. तो इट इज इसके लिए क्या चाहिए? ये दो चीजें जानने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रोडक्शन एनालिसिस करना होता है बिजनेस को. पहली बात क्लियर? बोलो 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 बोलो. समझ में आया? ओके आगे बढ़े. Number two. The word is cost analysis. तो कॉस्ट के लिए पढ़ लेते हैं. चलो क्या बोल रहा है? पढ़ना देखो ध्यान से बेटा. देखो क्या लिखा हुआ है. Yes sir. Cost analysis enables the firm to recognize the behavior of the cost, whether variable or such input, the time period, size of plant change. The firm will be able to identify ways of maximizing profit by producing the desired level of output. इसमें कहीं भी लाइन नहीं है, पॉइंट ही नहीं है. चलो लिखते हैं हम लोग. तो वाई टू एनालाइज द कॉस्ट? टेल मी. रेंट, प्रॉफिट, वेजेस, कंपनसेशन. इस चीज को जानना क्यों जरूरी है? किसी बिजनेस के लिए अपना कॉस्ट एनालिसिस करना क्यों रिक्वायर्ड है? प्लीज टेल मी. क्या मैं लिखता हूं बताना. क्या कॉस्ट लिखो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और जब आप बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो क्या बोला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन लेवल. ये डायरेक्टली प्रोडक्शन लेवल से कनेक्ट करती है बेटा. तो मुद्दा क्या है? दो बातें हैं. पहली बात तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हुई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? कॉस्ट ज्यादा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, और कॉस्ट कम तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा. और कौन बिजनेस ऐसा है जो ये सोचता है कि नहीं नहीं मुझे प्रोडक्शन कम चाहिए? कोई होता है क्या ऐसा? टेल मी. बोलो 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 बोलो. क्या कोई ऐसा होता है कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए प्रोडक्शन भैया, हम तो खुश, कम में खुश हैं? इज इट सो? ऐसा होता है? कभी नहीं होता. होता है? दोस्त तू बता. सुन 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 सुन. दैट इज कॉल्ड बिजनेस पॉलिसीज टू इंक्रीज द मार्केटिंग पॉलिसी. मार्केट में पढ़ेंगे, मार्केट वाले पार्ट में. कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज कॉल्ड एन इनपरफेक्ट मार्केट. वहां पढ़ेंगे क्या होता है. वहां पे अपनी मार्केट में डिमांड को क्रिएट करने के लिए कम बनाते हैं. बट माय क्वेश्चन इज कॉस्ट का इंपैक्ट प्रोडक्शन पर, नॉट ओनली प्रोडक्शन. समझ कॉस्ट? क्या क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन मार्केट का नहीं पूछा. मैं पूछ रहा हूं कि कॉस्ट के इंक्रीज होने पर प्रोडक्शन गिरता है और कॉस्ट गिरने पर प्रोडक्शन बढ़ जाता है. तो कोई बताओ ना, किसी की कॉस्ट बढ़ रही है वो ज्यादा बनाएगा? टेल मी. ये बता, बनाएगा या कम बनाएगा? कोई भी हो. फिर कॉस्ट गिरेगी ज्यादा बने, कॉस्ट बढ़ेगी तो कम. उल्टा चलेगा ना क्रॉस में. तो नेगेटिव ये बोल रहा हूं मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा प्रोडक्शन कौन कम करता है. प्रोडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट बताओ. आंसर ये है. नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिमांड. डिमांड नहीं पूछ रहा उस पर. वो पढ़ोगे मार्केट में. इम्परफेक्ट मार्केट है. एक्सेस कैपेसिटी होने के बावजूद भी ये बिजनेस पूरा प्रोडक्शन नहीं करते हैं ताकि मार्केट में डिमांड मेंटेन रहे. एग्जांपल अमूल कंपनी, याद है ना? डेली बोलते हो. दिल्ली में 2 कंपनी फेमस, अमूल, मदर डेयरी. शॉप पे जाओगे, भैया अमूल का दूध है. खत्म हो गया भाई साहब. नहीं है. हैं? खत्म हो गया. क्या सच में अमूल कंपनी के पास पोटेंशियल नहीं है मिल्क प्रोड्यूस करने का? टेल मी. है ना? लेकिन क्या कर रही है? खत्म हो गया, खत्म हो गया. इससे साइकोलॉजिकल बेस बन गया मार्केट में.
कि इतना अच्छा है जल्दी खत्म हो जाता है। समझ में क्या बोल रहा हूं? चांदनी चौक के अंदर 2 घंटे में शॉप लगाता है, खत्म हो जाता है। रिमेंबर, ये क्या केसेस है? एमआई का फोन फ्लिपकार्ट पे बिकना चालू हुआ, 2 घंटे की सेल लगती थी 1 वीक के अंदर, ट्यूसडे को, और ट्रेंड बन गया। अगर वो 24 घंटे अवेलेबल रहता, महीने के 30 दिन अवेलेबल रहता, नहीं बिकता बेटा। समझ में क्या बोल रहा हूं? वो डिमांड कंसेप्ट है, वो कॉस्ट कंसेप्ट नहीं है। माय क्वेश्चन इज कॉस्ट क्यों एनालाइज करनी है? क्योंकि कॉस्ट का डायरेक्टली रिलेशन किससे आपके पास है बेटा? प्रोडक्शन से। और कॉस्ट जितनी मिनिमल होगी, जितनी मिनिमल होगी उतना ही प्रोडक्शन इफेक्टिव होगा। हाँ या ना? टेल मी। उतना ही प्रोड्यूसर दिमाग लगा पाएगा। यस और नो? तो क्या लिखोगे? लिखो, टू नो व्हाट विल बी द मिनिमल कॉस्ट, मिनिमल कॉस्ट फॉर इफेक्टिव प्रोडक्शन। ऐसा भी नहीं एकदम कम, मिनिमल मतलब यहां पर कॉस्ट कम लेकिन प्रोडक्शन भी इफेक्टिव निकल के है। वो जानने के लिए क्या करते हैं? कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है, चाहे वो रेंट वाला पार्ट हो, चाहे वो वेजेस वाला पार्ट हो, इन सब को एनालाइज करते हैं। अच्छा, चेक करते हैं लैंड के ऊपर क्या है भाई। लैंड, अब बताओ ना, सिंपल सी बात, सुनते लिखते रहना। तुम धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो भाई, सोचना। तो धंधे की बात में सिंपल वर्ड, तो जहां तुम बिजनेस कर रहे हो, क्या वो लैंड तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती? क्या उसकी कॉस्ट तुम्हारे लिए मैटर करती है नहीं करती? तो टेल मी, बताओ बताओ बताओ, करती है नहीं करती? करती है ना। पर सिंपल सी बात, जहां पर रह के तुम अगर अपना रेंट दे रहे हो, एक जगह 1 लाख रुपए महीने का रेंट दे रहे हो और एक जगह तुम 20,000 रुपए महीने का रेंट दे रहे हो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जहां 1 लाख रुपए देके रह रहे हो वहां पर तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं आ रहा, सेल नहीं हो रही, बट 20,000 वाली पे आ रही है, तो कौन सी इफेक्टिव हुई? समझ में आया? कहां पे क्लियर हुआ? सेम वाइस वर्सा। दूसरा, लेबर काम पे लगा रखा है। लेबर 2 टाइप के हैं, अगर वर्कर बोल रहा हूं तो, मैं एम्प्लॉय बोल रहा हूं तो, स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर। रिमेंबर, स्किल जिसके पास काम करने की नॉलेज है, उसके पास में उसका प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है। नाउ प्लीज टेल मी व्हिच वन विल डू बेटर वर्क? क्या मैं लोगों की डिग्रीज देखकर आइडिया लगा लूं, उन्हें काम आता है? टेल मी। तुम जो सीए बन जाओगे तो सिर्फ तुम्हारी सीए की डिग्री देख के लगा लेंगे आइडिया, अरे बच्चे को सब आता है, इज इट सो? कि जब तक तुम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे नहीं उतरोगे तब तक कंफर्म नहीं होगा। टेल मी, बोलो 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 बोलो। जानते हो ना, ये टारगेट इज बिग 4, द टॉप बिग 4, केपीएमजी, डिलॉयट, केएनवाई, याद है? पीडब्ल्यूसी। बिग 4 ही लोग क्यों मांगते हैं इंटर्नशिप के लिए? सीए का स्टूडेंट बिग 4 में क्यों जाना फर्स्ट फेवरेट होता है? बिग 4। जानते हो रीजन क्या है? पता है? कोई आइडिया? हाँ पता है, हमको पता है, घूमने फिरने को बहुत मिलता है। वेरी गुड। बिकॉज बेटा, इस जो इंटर्नशिप, लिसन टू मी, आपको जो इंटर्नशिप आर्टिकल, रैपिड कंपनी, और बता विक्रम, एनी आंसर? अच्छा, और बता। मैं बताता हूँ, सुन ध्यान से बोलता हूँ, ठीक है? सुनना। बिग 4, जो मैंने बताया सही था वो। पहला बार ठीक था, सुन। बिग 4, फिर आते हैं मीडियोकर फर्म्स, फिर स्मॉल फर्म्स। आर्टिकलशिप सबको करनी पड़ेगी, तो पता सबको, इंटर्नशिप सबके लिए मैंडेटरी है, तो सीए कर रहा है, सिंपल सी बात। वाई बिग 4, वाई मीडियोकर एंड वाई स्मॉल? स्मॉल फर्म तो तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है, तो कुछ नहीं मिलेगा। उससे पहले मीडियोकर फर्म। मीडियोकर फर्म मतलब जिनके पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क है। वो आपको एक काम नहीं सिखाएंगे। जो पर्सन चाहता है कि मुझे सारा काम आए, मुझे टैक्स का काम भी आए, मुझे ऑडिट का काम भी आए, मुझे बाकी काम भी आए, रिमेंबर, फॉर्म फिलना भरना जानता हूं, हर एक बेसिक काम भी जानता हूं और सारे काम जानता हूं। बट सारे काम जानना कभी भी आपको एक्सपर्ट नहीं बनाता, जानते हो इस बात को? रिमेंबर, सारे काम जाना, ऑलराउंडर सब में हो जाना, परफेक्शन लेके नहीं आएगा। रिमेंबर, बिग 4 क्या करती है? बिग 4 आपको लगातार, वो 2.5 साल से 3 साल जो टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक फील्ड में डालती है। एक फील्ड के अंदर, सिर्फ एक फील्ड। मतलब अगर आपने बोला इंटरनल ऑडिट, तो यू विल बी इन इंटरनल ऑडिट फॉर द होल टाइम। और सोचो, डेली बेसिस के ऊपर से तुम एक ही काम सीख रहे हो, एक ही काम,
हर दिन वही काम कर रहे हो, हर दिन वही फॉर्म भर रहे हो, हर दिन वही काम कर रहे हो, हर दिन वही पेमेंट करो, ईच एंड एवरीथिंग। बेटा सिंगल लाइन भी याद हो जाती है, एंड दैट विल क्रिएट ए परफेक्शन। समझ में क्या बोल रहा हूं? मिला आंसर? तो एक्सपर्टीज लाने के लिए बिग फोर, ऑलराउंडर नॉलेज लेने के लिए मीडियोकर फर्म्स, समझ में आया? और भागा दौड़ी करने के लिए स्मॉल फर्म्स, कि भागते रहो यहां वहां। इसलिए बल टारगेट रखते हैं बिग फोर। इसलिए बिग फोर से निकला हुआ इंटर्न मार्केट में हाईली डिमांडेबल होता है, कि लोगों को पता है कि भैया ये एक ही काम को बहुत बार करके आ चुका है। तो टैक्स का काम था, उल्टे काम था। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैंने? तो गाइस ये था हमारे पास कौन सा, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस। यहां समझ में आया? कोई डाउट है यहां तक किसी को? विक्रम को डाउट बेटा? कौस्तुभ, साक्षी? बेटा आज नहीं है, आज ऑफ रखेंगे। आई इन्फॉर्म यू। यस सर, क्लियर है। चलो आगे आते हैं। आज तुम्हारे लिए किसी काम की कुछ चीजें रेडी करवा रहा हूं मैं। कोई बच्चों की इंक्वायरीज हैं तो उनको एक्चुअली क्या ना, एक कॉमन बैच में डालना है अपने को, फेस वालों को, ठीक है? इसलिए चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक और पढ़ लें या कल पढ़ें? तो कल पढ़ेंगे इसको, फिर बाकी को बाय बाय। आज इतना ही करते हैं। एक पार्ट आपके पास में यहां तक नेचर एंड स्कोप वाले पार्ट तक जितना पार्ट अभी हमने किया है, ये पूरा आप कवर करके लेके आएंगे। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल मतलब कल तो हमारा लो का टाइम है, कल लो पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके, तो इस पार्ट को पूरा करके लेके आएंगे। और संडे, आई थिंक संडे कब है? कल है परसों है? संडे 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 कल है ना? परसों, परसों मैथ्स की क्लास होगी, मैथ्स वाली क्लास होगी, ठीक है? परसों मैथ्स वाली क्लास होगी, ठीक है? लाइव में होगी। बाय बाय। तो अभी इतना ही करते हैं, और ये सारी क्लासेस आपकी ऐप पर अपलोड हो रही है। अभी तो नेक्स्ट जो बैच नंबर 4 दिख रहा है आपको वहां पर, उस 4 के अंदर, 4th बैच के अंदर आपके पास में बेटा जो जो क्लास हो रही है वो वहां डलती जाएंगी, ठीक है? ओके, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते बेटा, गुड।